नाज़रीन, कल वाइट हाउस ने ऐलान किया कि ट्रंप आज शाम को आवाम से ख़िताब करेंगे और तवक्को ये थी कि इस ख़िताब में ट्रंप कुछ नई बात करेंगे और इस जो मौजूदा वार है इसराइल और अमेरिका की ईरान के साथ, इस पर जो है वो गुफ्तगू होगी और कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स जो है वो ट्रंप बताएंगे, जिसके तहत इस वार को जो है वो या तो ख़त्म करने की तरफ लेकर जाया जाएगा, या फिर अगर कोई जो अहदाफ उनके बाकी हैं, उनके बारे में बात की जाएगी। लेकिन ट्रंप की स्पीच के बाद बहुत से लोग जो हैं वो उन पर तनकीद कर रहे हैं कि ये स्पीच, अगर आप उनके पिछले जो कुछ हफ्तों से बयान आ रहे हैं, उन सब को इकट्ठा कर दिया जाए, तो वो उन सब का एक यूँ समझ लें कि खुलासा था, जो ट्रंप ने रात को स्पीच में 20 मिनट की जो स्पीच की, उसमें उन्होंने वही चीज़ें दोहराई। ठीक है जी, ये तो उनकी स्पीच के हवाले से एक अहम जो चीज़ है वो आपके सामने रखेंगे कि कौन से ऐसे 4 सवालात थे जो आंसर करने थे ट्रंप ने, जो उसने बिल्कुल भी आंसर नहीं किया और उनसे जो है वो उसने दूरी इख्तियार की, जिससे वाज़ह होता है कि ट्रंप के पास जिस तरह इस जंग की शुरुआत से हम बात कर रहे हैं कि उसके पास कोई प्लानिंग नहीं थी और उसने जो है वो इसराइल के दबाव में ये जंग शुरू की। दूसरा, हम ईरान का मौक़िफ़ भी आपके सामने रखेंगे कि ईरान जो है वो उसने क्या जवाब दिया है ट्रंप की इन बातों का, और उनके सदर ने जो अहम नुक्ते उठाए हैं वो किस कदर जो है वो अपनी उनकी जो इस वार को लेकर जो उनकी असेसमेंट है, उसको किस तरह से जो है वो वाज़ा करते हैं, और किस तरह ईरान का जो मौक़िफ़ है वो ना सिर्फ़ इंटरनेशनली बल्कि हर फ़ोरम पर जो है वो तस्लीम किया जा रहा है, और ये भी तस्लीम किया जा रहा है कि ये जो जंग है जो ट्रंप ने मुसल्लत की है, वो अमेरिका के लोगों की जो है वो उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, या फिर अमेरिका का इसमें कोई भी जो है वो कोई ख़ास हदफ नहीं था, बल्कि ये एक फ्रस्ट्रेशन थी एप्स्टीन फाइल्स की, जिसको यूज़ किया नेतन्याहू ने और ट्रंप से इस जंग में उतरने का यूँ समझ लें कि फ़ैसला करवाया। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, एक आर्टिकल है बीबीसी का, और इन्होंने खुलकर जो है वो ट्रंप की इन सारी चीज़ों पर तनकीद की है, और इसी आर्टिकल में जो है वो जो सवालात थे मेन, उनके हवाले से भी डिस्कशन है, तो ये चीज़ मैं आपके सामने रखता हूँ, फिर हम आगे नेक्स्ट चीज़ों की तरफ बढ़ते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की जंग के हवाले से लोगों के खदशात कम करने की कोशिश की, मगर कहीं अहम सवालात के जवाबात नहीं दिए। बुध की शाम व्हाइट हाउस से इनकी तकरीर पहले से की जाने वाली क़यास आराइयों के बावजूद ज़्यादातर वही बातें जो वो पिछले चंद दिनों से दोहरा रहे थे। 20 मिनट की इस अहम तकरीर में उन्होंने कहा कि अमेरिका और इसराइल की फ़ौजी कार्रवाई के बुनियादी स्ट्रैटेजिक मकासद तकरीबन मुकम्मल होने के करीब हैं। अब बुनियादी जो उनके मकासद थे, उनमें सबसे बड़ा मकसद ये था कि जो ईरान की इनरिचमेंट, जो यूरेनियम इनरिचमेंट की कैपेबिलिटी है, उसको ख़त्म किया जाए। ईरान की फ़ौजी सलाहियत को ख़त्म किया जाए, और ईरान को जो है वो इस हद तक कमज़ोर किया जाए कि ईरान जो है वो आस-पास के ममालिक के लिए किसी किस्म का भी खतरा जो है वो ना हो आने वाले वक़्त में। और इन तमाम मकासद में अगर आप एक इंडिपेंडेंट जायज़ा लें इन चीज़ों का, आज़ादाना मौक़िफ़ अगर आप अपनाएँ, तो आपको नज़र आएगा कि ईरान अभी भी जो इसराइल के मिज़ाइल जा रहे हैं ईरान में, उनका वो जवाब दे रहा है, और मुसलसल जो हमले हैं उसके वो जारी हैं। इसका मतलब ये है कि अभी तक उसके पास जो भी उसकी कैपेबिलिटीज़ हैं वो मौजूद हैं, और उनमें किसी किस्म की भी कोई जो है वो कमज़ोरी नहीं दिखा रहा है ईरान। दूसरा, अगर हम यूरेनियम एनरिचमेंट के हवाले से बात करें, तो वो अभी तक जो है वो ईरान के अंदर है, और जब तक ग्राउंड ट्रूप्स नहीं होंगे तो उस उन चीज़ों को जो है वो उन चीज़ों तक एक्सेस अमेरिका नहीं कर सकता, या हमें कोई वाज़ह चीज़ नज़र नहीं आ सकती, कोई ठोस सबूत नज़र नहीं आ सकते कि आया उस कैपेसिटी को या उस फैसिलिटी को कोई नुकसान पहुँचा है या नहीं। लास्ट टाइम जून में भी जब ट्रंप ने B-2 बॉम्बर्स इस्तेमाल करके वहाँ पर जो बॉम्ब गिराए थे, उससे भी जो है वो कुछ सबूत हमें नहीं मिले थे कि वाक़या ही ईरान की जो यूरेनियम एनरिचमेंट करने की सलाहियत है वो किस कदर मुतासर हुई है और कितना उसको नुकसान पहुँचा है। वो भी जो ज़्यादातर अहम मालूमात थी, वो ईरानी सोर्सेज़ से ही पता चली थी, और वो उन्होंने खुद रिवील की थी, लेकिन ट्रंप के पास जो है वो इस हवाले से कोई अहम मालूमात नहीं थी।
उन्होंने ईरान के खिलाफ मामूल के मुताबिक सख्त धमकियाँ भी दी, जिनमें ये बात दोबारा दोहराई कि वो मुल्क को पत्थर के दौर में वापस भेज देंगे। ये वाहिद ऐसी धमकी है जो उन्होंने पहले नहीं दी थी और अब ये भी दे दी है। अगर कोई पिछले 1 हफ्ते में उनके तो सोशल पर किए गए बयानात को जमा करें तो वही सब इस तकरीर में भी सुनने को मिला है। तो बाकी सब चीज़ें जो हैं वो वहीं पुरानी हैं जो मैं आपके सामने पिछली कई वीडियोज़ में रख चुका हूँ। सदर ने अमेरिकी अवाम को इस जंग के फ़ायदे समझाने की कोशिश भी की। इसकी एक बड़ी वजह ये है कि सर्वे बताते हैं कि ज़्यादातर वोटर इस फौजी कार्रवाई से मुत्तफ़िक नहीं है जो उन्होंने 28 फरवरी को शुरू की थी। तो ये आपको याद होगा कि हमने आपके सामने रखा था कि ईरान ने सॉरी इसरा अमेरिका ने जो है या सदर ट्रंप ने अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारी है ये जंग शुरू करके, क्योंकि उसको अगर आप इस जंग की स्टार्टिंग से पहले तक का पीरियड देखें तो उसमें ट्रंप की जो पॉपुलैरिटी थी वो तकरीबन 66 से 69% के दरमियान थी और लोग जो है वो उसको पसंद कर रहे थे। हालाँकि अमेरिका के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जिस तरह कल ट्रंप की एक पेशी थी जो कि सिटिंग प्रेसिडेंट की तारीखी तौर पर ये पहला प्रेसिडेंट है जो प्रेसिडेंट होते हुए जो है वो एक कोर्ट में पेश हो रहा है अपना मौक़िफ़ देने के लिए। ठीक है जी, और वो बेसिकली उसने मौक़िफ़ उन्हीं चीज़ों का दिया जो कि उसकी अमेरिका के अंदर जो बाहर से आए हुए लोग हैं उनके खिलाफ जो मुहिम जारी है, जो आइस के एजेंट्स लोगों को उठा रहे हैं और उन की डिटेंशन में लोगों की अमवात हो रही हैं, उस हवाले से कोर्ट ने जो है वो काफ़ी सख्त रिमार्क्स दिए हैं कल की पेशी में ट्रंप के खिलाफ। ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें जो है वो फ़िलहाल के लिए सियासी दबाव एक तरह से जो है वो ट्रंप के लिए बन रहा है, जिसका हम शुरू से बात कर रहे हैं कि जैसे-जैसे ये जंग बढ़ती जाएगी उसी तरह सियासी दबाव जो है वो उस पर बढ़ता जाएगा। और अभी लेटेस्ट जो सर्वे मैंने आपके सामने रखा था रॉयटर्स का, उसमें वाज़िह हो चुका है कि ट्रंप की जो पॉपुलैरिटी 69 से 66% थी वो अब गिर कर 36% पर आ चुकी है और ज़्यादातर वोटर्स जो हैं वो इस वक्त इस जंग के खिलाफ ही अपना जो वोट है वो दे रहे हैं। ट्रंप ने अवाम से कहा है इस जंग को अपने मुस्तकबिल में सरमायाकारी के तौर पर देखें और ये भी कहा कि ये पिछली सदी की उन जंगों के मुकाबले में कुछ भी नहीं है जिनमें अमेरिका बहुत ज़्यादा अरसे तक फंसा रहा है। अब चूँकि ये जंग जो है वो ट्रंप ने शुरू कर दी है, तो इस जंग को अच्छा साबित करने के लिए भी वो बयान दे रहे हैं कि पिछली जो जंगें अमेरिका ने लड़ी वो कोई ऐसी अच्छी जंगें नहीं थी या फिर उनमें जो है वो उनका कोई ऐसा हदफ नहीं था जो अमेरिका के लिए ज़रूरी था। लेकिन ये जंग जो है ये बहुत अच्छी है और ये अमेरिका के मुस्तकबिल के लिए है। लेकिन उन लोगों के लिए इस तकरीर में ज़्यादा कुछ नहीं था जो ये जानना चाहते थे कि ये जंग आखिर किस तरफ जा रही है, अमेरिका इससे कैसे निकलेगा। कहीं इन बातें वाज़िह नहीं की गई जिससे बहुत से सवालात बाकी रह गए। सबसे पहले इसराइल अब भी ईरान पर हमले कर रहा है और जवाब में ड्रोन और मिसाइल हमले भी बर्दाश्त कर रहा है, जिनमें बुध के रोज़ तल अबीब में भी हमला हुआ जो पास ओवर शुरू होने से चंद घंटे पहले हुआ। एक बड़ा सवाल यह है कि क्या वज़ीर-ए-आज़म बेंयामीन नेतन्याहू की हुकूमत ट्रंप के दिए गए चंद हफ्तों के टाइम फ्रेम से मुत्तफ़िक है? इस वक्त इस बारे में कुछ वाज़िह नहीं। अब पहले भी ये बात मैंने आपके सामने रखी है कि इस जंग के 3 फ़रीक हैं। ठीक है जी, या 3 लोगों के दरमियान ये जंग जो है वो लड़ी जा रही है। एक तो ईरान, दूसरा इसराइल और तीसरा अमेरिका। अब अगर इस जंग में मुज़ाकरात की तरफ जाना है तो तीनों फ़रीक जो है उनकी राय को एक बराबर जो है वो इम्पोर्टेंस जो है वो देनी होगी। अगर इसराइल का मौक़िफ़ अमेरिका के साथ नहीं मिल रहा इस जथेबंदी के हवाले से, तो इसका मतलब है कि ईरान के पास ये गारंटी नहीं है कि अगर अमेरिका जो है वो इस जंग को रोकता है तो इसराइल उसकी सुन लेगा। लेकिन ज़्यादातर जो लोग हैं, जो एनालिस्ट हैं, उनका मानना यही है कि अगर अमेरिका इस जंग से पीछे हट जाता है और ट्रंप जो है वो जंगबंदी का ऐलान कर देते हैं, तो इसराइल के लिए इस जंग को जारी रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अकेले इसराइल जो है वो ईरान का मुकाबला नहीं कर सकता। एक तरफ वो ईरान से मुतालबा करते हैं कि तेल बर्दार जहाज़ों को गुजरने दिया जाए और दूसरी तरफ इत्तेहादियों से कहते हैं कि वो खुद जाकर इस मसले को हल करें। उन्होंने कहा अपनाए हरमुज़ पर जाएँ, उसे सँभालें, उसकी हिफाज़त करें और खुद इस्तेमाल करें। मुश्किल काम हो चुका है, अब ये आसान होना चाहिए। अब देखें कि कुछ दिन पहले ट्रंप ने अपने जो नेटो एलाइज़ थे उनसे मिन्नत तरले किए थे कि आप प्लीज़ हम यहाँ पर फँस चुके हैं, तो आप हमारी मदद करें। जिसके बाद स्पेन और इंग्लैंड ने जो है वो अपना वाज़िह मौक़िफ़ दिया कि हम इस जंग में आपके साथ नहीं शामिल होंगे क्योंकि ये हमारी जंग नहीं है। फिर उसके बाद वहाँ पर भी कुछ अहम चीज़ें हुई जिसमें कीर स्टारमर ने जो है वो बात करने की तरफ डिप्लोमेटिक वे जो होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी मुल्क पर चढ़ाई करने से बेहतर है कि वहाँ पर उन लोगों से बात की जाए
और मिल बैठकर किसी भी मसले का जो है वो हल निकाला जाए। वो इस तरफ गए हैं और केयर स्टारमर ने कहा है कि आने वाले दिनों में वो ये सारा मामला है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज़ का, उसको हल करने के लिए डिप्लोमेटिक वे की तरफ जाएँगे। अब सबसे पहले क्या वो यूरोप के साथ मिलकर कोई अलायंस बनाएँगे? चूँकि सवाल अभी मौजूद है कि केयर स्टारमर जो है वो यूरोप के साथ बैठकर कोई बात करके कोई नया अलायंस बनाएँगे जिसके थ्रू जो है वो ईरान के साथ मुज़ाकरात होंगे, या फिर यूरोप को साथ मिलाकर जो है वो केयर स्टारमर ईरानी क़यादत या जो इस खित्ते के अहम मालिक हैं जैसे चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया, इन मालिक को साथ बिठाकर कोई ऐसा सॉल्यूशन निकालेंगे जिसके तहत जो है ये मसला जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज़ का बना हुआ है, और इसकी वजह से जो है वो बहुत सारी हुकूमतें जो है वो मुतासर हो रही हैं, ख़ासकर यूरोपियन कंट्रीज़ और हमारे ये ममालिक भी और इस जंग की जो शिद्दत है उसको महसूस करते हैं जब वो पेट्रोल स्टेशंस पर जाते हैं। ठीक है जी? और एनर्जी का एक बहुत बड़ा क्राइसिस जो है वो इस वक़्त नज़र आ रहा है। उसके बाद बाद में उन्होंने बस इतना कहा कि जंग ख़त्म होने पर ये रास्ता खुद ब खुद खुल जाएगा, जो यकीनन तेल की कीमतों के बारे में फ़िक्रमंद लोगों के लिए तसल्ली बख्श बात नहीं है। अब देखिए स्टेट और ये मामला जो था, ये जो मुश्किल है या फिर ये जो मसला पैदा हुआ है, ये मसला आप याद रखें कि जंग से पहले नहीं था। ये जंग के फ़ौरन बाद पैदा हुआ है, जब से इसराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर हमला किया, तो ईरान ने जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज़ बंद कर दी, जिसकी वजह से सारे मुल्कों पर जो है वो प्रेशर डेवलप होना शुरू हुआ, और उसके बाद जो है वो सारे मुल्क ख़ास करके यूरोपियन कंट्रीज़ ने जो है वो इस जंग से फ़ासला रखना बेहतर समझा, क्योंकि उन्हें पता है कि वो जितना जो है वो ईरान पर इस तरह का मिलिट्री ऑपरेशंस इस्तेमाल करेंगे या फिर मिलिट्री का ऑप्शन जो है उसको अलाउ करेंगे, तो ईरान उतना ही सख्त रद्द-ए-अमल देगा, जिससे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज़ की बंदिश में मज़ीद इज़ाफ़ा होगा, और जिससे जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं और वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, उनमें ऑयल का जो क्राइसिस है वो बढ़ेगा, जिससे उनके लोग मुतासर होंगे, और जब लोग मुतासर होंगे तो उनकी हुकूमतें जो हैं वो जाने का खतरा होगा। हकीकत यह है कि इस तकरीर के बाद भी हमें वाज़े तौर पर नहीं मालूम कि सदर इस जंग में कामयाबी को किस नज़र से देखते हैं, और चूँकि इनके बयानात अक्सर एक दिन से दूसरे दिन मुख्तलिफ होते हैं, इसलिए सूरत-ए-हाल किसी भी वक्त बदल सकती है। दूसरी तरफ अमरीका में पेट्रोल की औसत कीमत तकरीबन 4 साल बाद पहली बार $4 से तजावुज़ कर गई, और सदर की मकबूलियत तेज़ी से कम हो रही है। ऐसे वक्त में जब चंद ही महीनों बाद मिड टर्म इंतखाबात होने वाले हैं, जो कांग्रेस के कंट्रोल का फैसला करेंगे, ये एक ऐसे अमरीकी सदर की तस्वीर पेश करता है जो इस जंग से निकलने का रास्ता तलाश कर रहा है, मगर अभी तक इसको कोई वाज़ेह हल नहीं मिला। तो ये जो आर्टिकल है, ये खुद ही जो है वो आपके सारे क्वेश्चन हैं उनको क्लियर कर रहा है कि किस तरह से ट्रंप इस जंग में कूदा, फिर उसके बाद उसके पास जो ऑप्शंस थे वो बिल्कुल ख़त्म होना शुरू हो गए, और अब उसके पास इस वक्त कोई भी ऐसा ऑप्शन मौजूद नहीं है जिसको लेकर वो आगे चल सके। जब भी दो पार्टीज़ आपस में मुज़ाकरात करती हैं, तो जिसके पास ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं हमेशा उसकी ज़्यादा बातें जो हैं वो मानी जाती हैं। तो इस वक्त अगर आप देखें तो ट्रंप के पास जो है वो ऑप्शंस महदूद होते जा रहे हैं, और बेसिक जो इस वक्त मसला सबसे बड़ा बन चुका है इस जंग के बाद, वो स्ट्रेट ऑफ हार्मोज़ का है। ठीक है जी? इस वक्त अगर आप देखें तो ईरान की जो जौहरी सलाहियत है उसको ख़त्म करना, या उसकी मिलिट्री कैपेबिलिटी को ख़त्म करना, या फिर उसको उन्हीं उसके अंदर रजीम चेंज करना, जो मेन उनके मकासद थे वो इस वक्त पीछे चले गए हैं, और इस वक्त जो मेन मसला ईरान ने खड़ा कर दिया है अमेरिका के लिए, वो स्ट्रेट ऑफ हार्मोज़ है, और स्ट्रेट ऑफ हार्मोज़ इस वक्त यूँ समझ लें कि ईरान की सिक्योरिटी की गारंटी बन चुका है। ठीक है जी? जब तक स्ट्रेट ऑफ हार्मोज़ पर ईरान का कंट्रोल है, तब तक अमेरिका का जो यूँ समझ लें अपर हैंड है वो उसके पास मौजूद नहीं है, क्योंकि यूँ समझ लें कि ईरान ने अमेरिका को उसकी जो रग है वहाँ से पकड़ा हुआ है, और अमेरिका बार-बार जान छुड़ाने की कोशिश कर रहा है, बार-बार अपने दोस्तों को भी मदद की अपीलें कर रहा है कि आप आकर हमारी जान छुड़ाएँ, लेकिन कोई भी उसकी जान छुड़ाने के लिए जो है वो इस वक्त आगे नहीं बढ़ रहा। दूसरी तरफ ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने भी इस स्पीच के बाद अपना मौक़िफ़ सामने रखा है, तो वो भी मैं मुख्तसरन आपके सामने रखूँगा, क्योंकि ये जो वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा लंबी होती जा रही है। तो मुख्तसर इन चीज़ों को जो है मैं आपके सामने रखता हूँ, और ईरान का मौक़िफ़ भी बिल्कुल वही है जो मैं आपके सामने बार-बार रख रहा हूँ, और जो इंडिपेंडेंट लोग हैं और वो जंग को जो है वो इंडिपेंडेंटली देख रहे हैं, उनका यही मौक़िफ़ है जो ईरान के सदर का है। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने अमरीकी अवाम के नाम एक खुला ख़त जारी किया, जिसमें उन्होंने सवाल उठाया कि क्या वाशिंगटन वाक़ई अमरीका फ़र्ज़ पर अमल कर रहा है, या फिर इसराइल के लिए एक प्रॉक्सी बनकर आखिरी अमरीकी फ़ौजी तक लड़ने को तैयार है।
ठीक है जी। ये एक बहुत बड़ा स्लोगन था, एक बहुत बड़ा नैरेटिव था जब ट्रंप ने अपनी इलेक्शन कैंपेन चलाई, जिसमें उसने कहा था कि अमेरिका जो है वो अपने तमाम फ़ैसले अमेरिका के लोगों के लिए करेगा, ना कि जो दूसरी स्टेट्स हैं उनके लिए, और जो भी उसका पैसा है वो अमेरिका के लोगों पर खर्च होगा। जिसकी वजह से उसको लोगों ने वोट दिए, और अमेरिका फर्स्ट का एक बहुत बड़ा नारा था। जबकि जैसे ही जंग स्टार्ट हुई तो अमेरिका फर्स्ट के बजाय जो है वो इज़राइल फर्स्ट हो गया, और वो आपको मैं बताता हूँ कि वो कैसे हुआ। बुध के रोज़ जारी किए गए इस पैगाम में जो उन लोगों के लिए था जो प्रोपेगेंडा और झूठी कहानियों के शोर में भी सच तलाश करते हैं, पेशकियान ने इब्तिदा में ईरान को एक ऐसा मुल्क करार दिया जो तारीखी तौर पर जारहाना नहीं रहा। उन्होंने कहा कि अपनी तवील तारीख और इलाकाई ताकत के बावजूद ईरान ने जदीद दौर में भी कभी जारहियत, तोसीफ़ पसंदी या दूसरे मालिक पर गलबा हासिल करने का रास्ता इख्तियार नहीं किया, बल्कि हमेशा सिर्फ अपना दिफा किया। सदर ने हुकूमतों और अवाम के दरमियान फ़र्क को वाज़ा करते हुए कहा कि ईरान अवाम को अमरीकियों या दीगर मालिक के लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है। इनके मुताबिक ये सोच ईरानी सकाफ़त का एक गहरा हिस्सा है, कोई वक्ती सियासी बयान नहीं। उन्होंने ये मौक़िफ़ भी पेश किया कि ईरान को खतरा ज़ाहिर करना एक बनाई गई कहानी। उनके मुताबिक ताकतवर ममालिक अपनी सियासी और माशी ज़रूरियात के लिए दुश्मन तराशते हैं ताकि दबाव कायम रखा जा सके, फ़ौजी ताकत बरकरार रहे, असलाह की सनत चलती रहे और अहम मंडियों पर कंट्रोल हासिल किया जा सके। तो इसमें ये जो 4 पॉइंट्स हैं, दबाव को बरकरार रखना, फ़ौजी ताकत बरकरार रखना, असलाह की सनत का चलता रहना और अहम मंडियों पर कंट्रोल हासिल करना। ठीक है जी, ये मेन पॉइंट्स हैं जो कि ट्रंप हमें बता रहा है, जो उसके अहदाफ हैं, वो सब यूँ समझ लें कि एक फेक प्रोपेगेंडा है। असल में जो उसके मकासद हैं, वो यही हैं। और अगर आप देखें तो कल मैं एक न्यूज़ पढ़ रहा था कि जो अमेरिका का वार सेक्रेटरी है इस वक़्त, उसका जो ब्रोकर है, ठीक है जी, उसने जब ईरान पर हमला किया अमेरिका ने, तो उससे पहले एक डिफेंस का एक ईटीएफ था, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होता है जिसमें डिफेंस की सारी कंपनियां आ जाती हैं। तो उस ब्रोकर ने उस ईटीएफ पर बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की, ठीक है जी। तो ये एक तरह से एक इनसाइडर ट्रेडिंग का एक और इल्ज़ाम है जो इसकी आदत पर लग रहा है कि वो इस जंग को इस नज़र से देख ही नहीं रहे कि यहाँ पर लोगों का किस कदर नुकसान हो रहा है या आवाम मुतासर हो रही है या कुछ। वो सिर्फ इस नज़र से देख रहे हैं कि ये उनके लिए एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिससे वो पैसे बना सकते हैं, और पैसे उन्होंने हर तरह से बनाए हैं, चाहे आप इनसाइडर ट्रेडिंग के थ्रू उठा लें, कर लें, या फिर जो उन्होंने बजट अप्रूव करवाने की कोशिश की है। तो ये सारी चीज़ें जो क़यादत है उसके खिलाफ अदम एतमाद जो है अवाम का, उसको वाज़ह कर रही है। उन्होंने मज़ीद कहा कि अगर कोई खतरा मौजूद ना हो तो उसे पैदा किया जाता है। उनके मुताबिक ईरान के इर्द-गिर्द अमरीकी फ़ौजी मौजूदगी असल खतरा है, जबकि ईरान की दफ़ाई तैयारी सिर्फ अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। अब ये भी इनकी बहुत बड़ी एक गहरी बात है कि कोई खतरा मौजूद ना हो तो उसे पैदा किया जाता है। और अगर हम अमेरिका की हिस्ट्री की तरफ देखें, तो जब 9/11 हुआ था तो बगैर किसी सबूत के उन्होंने जो है वो अफ़गानिस्तान पर चढ़ाई कर दी थी, और अफ़गानिस्तान ने बार-बार जो है वो सबूत माँगे थे, लेकिन अमेरिका के पास जो है वो कोई सबूत नहीं थे। ये हक़ ऐसे वक़्त में सामने आया जब ईरान के मुताबिक अमेरिका और इसराइल 28 फरवरी के खिलाफ बिलाइस्टाल कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, जिनमें हज़ारों शहरियों की हलाकत का दावा भी किया गया है। इश्कियान ने कहा, कोई भी मुल्क ऐसे हालात में अपनी दिफाई सलाहियत को मजबूत बनाने से पीछे नहीं हटेगा, और ईरान के इक़दामात को जायज़ दिफा करार दिया जाए, ना कि जंग। तो ये सारी चीज़ें जो ईरान के सदर ने डिस्कस की हैं, ठीक है जी, एज़ इट इज़। अगर आप हिस्ट्री भी उठा लें, अमेरिका की हिस्ट्री उठा लें, या फिर ग्लोबल जो भी क्राइसिस बड़े-बड़े गुज़रे हैं या जंगें हुई हैं, उनमें इन्वेस्टिगेशन करें, तो आपको नज़र आएगा कि ये जो 4 पैटर्न्स हैं, ये 3 से 4 पैटर्न्स वो हमेशा आपको नज़र आएँगे कि अमेरिका जब भी किसी मुल्क पर हमला करता है, तो वो उसके रिसोर्सेज़ के लिए करता है, ना कि उस मुल्क की आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। ठीक है जी? यहाँ पर ये बार-बार चूरन बेचा जाता है लोगों को कि अमेरिका जो है वो एक इस वक़्त बहुत बड़ी जमहूरियत है, और अमेरिका लोगों के जो हकूक़ हैं या आवाम के हकूक़ हैं, उनके लिए जो है वो जंगें लेता है, और इस तरह की चीज़ें वो करता है। हालाँकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अमेरिका की अगर आप हिस्ट्री उठा लें, तो जो भी जंगें उसने की हैं, वो अपने मफ़ादात के लिए की हैं, और उसका मफ़ाद ऑयल और मिनरल्स और ऐसी चीज़ें हैं जो कि आने वाले दौर की टेक्नोलॉजी में उनका बहुत बड़ा किरदार होने को है। ठीक है जी? तो अभी ईरान ने ये वाज़ह कर दिया है कि किसी किस्म का भी मुज़ाकरात जो कि अमेरिका के सदर क्लेम कर रहे थे पिछले कुछ दिनों से, कोई भी मुज़ाकरात नहीं हो रहे, और कोई भी जो है वो इस तरह की चीज़ नहीं नज़र आ रही जिससे हम जंगबंदी की तरफ जाते हुए जो है वो नज़र आएँ। बल्कि जो मौजूदा धमकियाँ ट्रंप ने दी हैं,
उनसे वाज़ह हो जाता है कि ट्रंप के पास भी कोई प्लानिंग नहीं है। तो अगर ट्रंप के पास प्लानिंग नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ट्रंप किसी के प्लान पर जो है वो चल रहे हैं, और ट्रंप किसके प्लान पर चल रहे हैं ये भी सब लोगों को अंदाज़ा है शुरू दिन से ही। जिस तरह लोग बात कर रहे हैं कि ट्रंप ने ये हमला जो है वो किसी अमेरिकी मफाद के लिए नहीं बल्कि इसराइल के दबाव में किया, और एप्स्टीन फाइल्स की जो एक स्कैंडल था उससे बचने के लिए उन्होंने किया। लेकिन ये जो अब नया ये सीन स्टार्ट हो चुका है, इससे ट्रंप की जो ओवरऑल अप्रूवल रेटिंग है वो भी मुतासर हो रही है। लोग भी सड़कों पर आ रहे हैं, और जो हालात हैं वो ट्रंप के लिए सियासी तौर पर जो है वो बिल्कुल ख़तरनाक से ख़तरनाक तर होते जा रहे हैं। तो ये थी आज की अपडेट्स। अगर आपको जो है वो वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।